चैनल 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ललितपुर से बड़ी खबर मिल रही है। झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने स्लीपर बस को पीछे से मारी टक्कर। भीषण बस हादसे में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। सवारियां भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भीषण बस हादसा ये हुआ है और ऐसे में सवारियां जो है वो गंभीर रूप से घायल भी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया है। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं ललितपुर से, जहां पर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर यह बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने स्लीपर बस को पीछे से टक्कर मारी है। थाना जखौरा के क्षेत्र अंतर्गत एचपी पेट्रोल पंप बासी के निकट एक बस जो कि बासी से इंदौर की तरफ जा रही थी के अनियंत्रित होकर रोड के नीचे उतर जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर थाना जखौरा द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जो घायलों को उपचार हेतु तो अस्पताल भेजा गया। उन्हें किसी तरह की कोई गंभीर चोट नहीं है। शेष सभी यात्री सुरक्षित हैं। प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और सुमित कुमार जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह ये बड़ा हादसा हुआ और अभी जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं लोग, किस तरह की स्थिति बताई जा रही है अभी उनकी? बिल्कुल, यहाँ ललितपुर नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसा कल देर शाम हुआ। लगभग रात्रि करीब 10 बजे एक बस बांसी से सवारियां लेकर के इंदौर जा रही थी और ये बताया गया है कि इसमें यहाँ से जाने वाली लेबर थी जो मध्य प्रदेश का एक ठेकेदार ले जा रहा था। पूरी बस लेबर से भरी हुई थी और जैसे ही बस अब कस्बा से नेशनल हाईवे पर चढ़ी, वैसे ही सामने से आ रही एक ट्रक ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। यह बस वहीं पर क्षतिग्रस्त हुई और इस बस में बैठे हुए सभी 50 लोग टोटल हुए। इसमें पास में ही पुलिस चौकी थी। पुलिस चौकी को सूचना मिली, वैसे ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को निकालकर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जब सभी का इलाज किया गया। एक बच्ची है जो गंभीर हालत में है, बाकी सभी को प्राथमिक उपचार के बाद घर जाने की इजाजत दी गई थी। सुमित, कहाँ पर ये लोग जा रहे थे और क्या जो बस चालक थे वो ट्रक नहीं देख पाए या फिर किसकी गलती इसमें मानी जा रही है अभी तक? ये तो नेशनल हाईवे का मामला है, क्योंकि एक लिंक रोड से जब हाईवे पर चढ़ी तो पीछे से ट्रक आ रहा था। ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी कि वो बस देखकर ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने बस में से पीछे से टक्कर मार दी। इसमें ये गलती हालांकि ट्रक वाले की है। पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। ज्यादा टोटल कोई नहीं हुआ है। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। जी बिल्कुल सुमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर में एक मस्जिद के पास खड़ी 2 स्कूटी में तेज धमाका हुआ। इससे बाजार में भगदड़ मच गई। लोग सड़क पर भागते नजर आए। धमाके से बाजार की 6 दुकान की दीवारें चटक गई हैं। एक दुकान की फॉल सीलिंग भी गिर गई है। धमाका इतना तेज था कि 500 मीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। घटना में एक महिला समेत 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना का गृह सचिव विभाग ने भी संज्ञान लिया है। गंज मिश्री बाजार में जो खिलौना मार्केट है, इसमें चाइनीज खिलौना और बेल्ट का सामान वगैरह मिलता है, दीपावली का सामान मिलता है, झालर आदि मिलते हैं। वहां पे 7:15 बजे दो स्कूटर थे। 2 स्कूटर पर ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में एक अब्दुल की दुकान है सामने। बहुत घनी आबादी वाला इलाका है और उसमें उसका जो फॉल सीलिंग है उस पे वो फॉल सीलिंग भी टूट जाती है और धुआं आ जाता है। उसमें पूरी जो इंसिडेंट होता है वहां पे टोटल 8 लोग जो है इंजर्ड होते हैं, जिनमें से हम लोगों ने 4 लोगों को लखनऊ हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। तो यहाँ दृश्य जो है आप लोग बता रहे हैं कि स्कूटर पर कोई लाल बंगले के कोई लोग थे या कहीं के लोग थे, कस्टमर थे। यहाँ 2 स्कूटर में चाबी लगी थी और इन लोगों के बताने मुताबिक इन लोग एक उसी में बम रखा था। वो एक बैग से फूटा। ये मिली जुली क्या कहते हैं आबादी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और दिवाली का त्यौहार है।
लेकिन ये मैं जरूर कहूँगी कि इतना यहाँ अंदर बम सम है कि आदमी इतना बता रहे हैं, आप बता रहे हैं धमाका हुआ, ये लगा सब उड़ गया। अब उसमें एक को बता रहे हैं कि वो रिफर हो गया अरे संजय में। बाराबंकी में ऑल इंडिया किसान सभा के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार किसानों को समय पर खाद और कीटनाशकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही है। इसलिए किसानों को अपनी मांगों के लिए आंदोलन करने पर पिटाई का सामना करना पड़ रहा है। किसान नेताओं ने मांग करके कहा कि गन्ने का न्यूनतम रेट 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रणधीर सिंह सुमन ने स्पष्ट किया है कि गोंडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक मजबूत रणनीति तैयार करना होगा। सरकार अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है, न धान के सीजन में उपलब्ध करा पाई और न अगली फसल के लिए ही आपकी खादें, और पूरे प्रदेश में आपके रासायनिक खादों को ब्लैक किया जा रहा है, जिसको सरकार रोकने में असमर्थ है। जगह जगह किसानों को पीटा जा रहा है। इन सब सवालों को लेकर 11 अक्टूबर को गोंडा में एक विशाल किसानों का सम्मेलन होगा, जिससे बाराबंकी से भी प्रतिनिधिमंडल जाएगा किसानों का, और योगी सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध करने किया जाएगा। वृंदावन विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। मंदिर पहुंचने पर मंदिर सेवायत ऋतिक गोस्वामी ने उन्हें पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना कराई और स्वागत भी उनका किया है। मथुरा के राजकीय हाई स्कूल लोहावन की छात्रा लवली को एक दिन की जिलाधिकारी बनाने का अवसर मिला है। इस विशेष अवसर पर लवली ने प्रशासनिक कार्यों की जानकारी प्राप्त की और जन समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं लवली ने मानवता और सेवा भाव का परिचय देते हुए विकलांग व्यक्तियों के प्रमाण पत्र जल्द बनवाने के आदेश भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि समाज के कमजोर वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। साथ ही डीएम बनने पर लवली ने कहा है कि वो भविष्य में भी समाज सेवा और प्रशासनिक क्षेत्र में अपना योगदान देंगी। जिलाधिकारी की जो ऑफिशियल चेयर है उस पर लवली बैठी हुई हैं, और जब उस कुर्सी पर बैठी हुई हैं तो जिलाधिकारी की जितनी भी शक्तियां हैं जनता दर्शन सुन रही है। सर, जैसे आज आपने जिलाधिकारी बनाए और एसडीएम भी बनाए जा रहे हैं, जनपद में तहसीलदार भी बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में कहते हैं। देखिए, उद्देश्य यही है, प्रेरित करना। मतलब आपको भी पता है कि लवली अभी कक्षा 10 में पढ़ती हैं। आईएएस बनने की उम्र 21 साल है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन का है, लेकिन जब अभी से इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप किसी भी सरकारी अफसर में, अभी भी हमारा समाज ऐसा है, कहीं भी जाने में हर आदमी झिझकता है। सबसे पहले तो ये है कि आजकल जो महिलाएं होती हैं और जो लड़कियां होती हैं, जब वो पैदा होती हैं तो उनके घर वाले कह देते हैं अरे ये लड़की है, ये क्या कर लेगी। कुछ नहीं, ये बस आपकी बेकार की बातें हैं जो दिमाग में आप लोगों ने रख रखी हैं कि ये लड़की है, कुछ नहीं कर पाएगी। अगर लड़की के हाथ में पावर आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो ये नारी सशक्तिकरण के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि सभी नारियों को अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए कि जो भी हम करेंगे या फिर जो दूसरी औरत कर रही है, ये नहीं कि जो दूसरी कर रही है कि नहीं हमारा तो फ्यूचर क्या होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, बस वही अपना फ्यूचर है लाइफ, ये नहीं करना चाहिए। अपना फ्यूचर बनाओ। मथुरा सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज जी के स्वस्थ होने की सूचना खबर झूठी निकली। उनके पुराने वीडियो को एडिटिंग करके सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, जबकि उनकी तबीयत खराब होने की सूचना जैसे ही भक्तों को मिली तो सभी मंदिरों में उनके अनुयायी भक्त प्रार्थना करने में लग गए और श्री कृष्ण मंदिर केस के पक्षकार दिनेश फलारी ने उनको अपनी किडनी देने की भी पेशकश कर दी थी। लेकिन हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर परिसर में
लोगों से बातचीत हुई उन्होंने बताया कि महाराज जी पूरी तरह से स्वस्थ है। वो अस्पताल में भर्ती नहीं हुए थे, ये खबर झूठी निकली। प्रेमानंद महाराज को करोड़ों फॉलोअर्स अपना भगवान मानते हैं। उनके स्वस्थ होने की जानकारी मिलते ही सभी सनातनी हिंदुओं में खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी है। परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही थी कि महाराज जी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी ने 20 घंटे के लिए विराम लिया था। अपने स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं 20 घंटे आराम करना चाहता हूं। तो अब महाराज जी पूर्णतः स्वस्थ हैं। महाराज जी के यहाँ जो प्रबंधक वर्कर है उन्होंने ही जानकारी दी है कि कोई भी व्यक्ति टोकन लेकर महाराज जी के सांकेतिक और एकांतिक वार्ता का लाभ उठा सकता है। श्री केली कुंज से एक सूचना प्राप्त हुई है। हमारे ब्रज के मूर्धन्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनका स्वास्थ्य कुछ दिनों से खराब चल रहा था, डॉक्टरों ने सलाह दी थी आराम करने की, अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो सूचना प्राप्त हुई है कि महाराज श्री की यात्रा 1-2 दिनों में पुनः आरंभ हो जाएगी। आप सभी भक्तजनों से, संतजनों से निवेदन है कि अब महाराज श्री की यात्रा का दर्शन का लाभ प्राप्त करें। श्री जी की कृपा से महाराज जी स्वस्थ हैं। श्री हनुमान जी महाराज उनको स्वस्थ रखें और हम सब प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द महाराज श्री की यात्रा आरंभ हो ताकि सभी को दर्शनों का लाभ प्राप्त हो। फिरोजाबाद में अपराध नियंत्रण और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर वाहन चोर और हिस्ट्री शीटर अनूप को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बेंदी की पुलिया के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति कार में बैठकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। वहीं सूचना पर थाना उत्तर पुलिस और एसओजी की टीम भी पहुंच गई और घेराबंदी इस दौरान कर ली। पुलिस को देखकर एक बदमाश ने टीम पर फायर कर दिया। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश अनूप घायल भी हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। से खड़े हैं और किसी घटना को सूचना ये मिली थी कि बेदी के पुलिया थाना उत्तर क्षेत्र पे 2 बदमाश इको कार से खड़े हैं और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में। इस सूचना पे एसओजी टीम और उत्तर थाना द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ दबिश दी गई है। उसमें से एक बदमाश तत्काल पुलिस को देखते ही भाग गया है। दूसरा बदमाश पुलिस को देखते ही पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके उसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया है, जहां पुलिस अवरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। पूछताछ में इसने अपना नाम अनूप बताया, ये मैनपुरी का रहने वाला है। साथ ही ये वहाँ का एचएस है और इसके खिलाफ 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे इसके विरुद्ध पंजीकृत है। और संवाददाता मुकेश बघेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही, किस तरह का ये मामला था और क्या अभी तक कार्रवाई हुई इस पूरे मामले में? बिल्कुल विशाल, ये कई दिनों से फिरोजाबाद में वाहन चोरियों की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जिसको लेकर एसएसपी द्वारा टीमों का गठन किया गया था, जिसके चलते कल देर रात एक जो कार चोरी करने वाला जो गैंग था उसका सरगना अनूप, जिसमें करीब लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे ये मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इससे एक चोरी की को कार भी बरामद किया पुलिस ने। वहीं एक भाजपा नेता की एक स्विफ्ट डिजायर कार का भी इसने चोरी किया जाने का कबूल किया है। तो कहीं ना कहीं जो वाहन चोरी की घटनाओं पे पुलिस द्वारा अंकुश लगाने का जो काम किया है, जिसके बाद अब लगातार ऐसे लोगों जो आरोपी हैं गाड़ी चोरियों के और जो बदमाश हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करने का काम कर रही है। लगातार मुठभेड़ इस तरह की जारी है और लगातार बदमाशों के खिलाफ इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवरिया के राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत नॉन पीजी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर डॉक्टरों में गहरी नाराजगी है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे डॉक्टरों ने अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि जब भी वेतन संबंधी जानकारी के लिए वो लेखा विभाग में संपर्क करते हैं, उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है। उन्होंने शासन और प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर वेतन भुगतान की भी मांग की है। ये 2 महीना हो गया हमें काम करते हुए, अभी तक हमें कोई सैलरी नहीं दी गई। जब हम पूछने जाते हैं तो कहते हैं कि कभी ग्रांट यहाँ फंसा है, कभी ग्रांट वहाँ फंसा है। यूपी के सारे कॉलेज में सैलरी दी जा चुकी है। हमारा अगस्त का सैलरी ये कहते हैं कि 30 सितंबर को भेजे हैं और अब कहते हैं कि 15 अक्टूबर को आएगी कि नवंबर में आएगी, कोई पता नहीं है।
बिना सैलरी के हमसे काम कराया जा रहा है। हम लखनऊ में पढ़ते थे, हम यहाँ ये सोच के आए थे कि कम से कम सैलरी तो टाइम से मिलेगी, लेकिन यहाँ हमें सैलरी ही नहीं दी जा रही है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पूरे के पूरे हॉस्पिटल प्रशासन है, क्योंकि आपको सैलरी जब सारे कॉलेज में 30 अगस्त को सैलरी भेज दी जाती है अगस्त की, तो आप 30 सितंबर को अगस्त का भेज रहे हैं, तो आप सितंबर का कब भेजेंगे? जब हमारी अगस्त की सैलरी जो है सारे कॉलेज में 4 सितंबर 5 सितंबर को आ गई थी, लेकिन यहाँ पे 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर हो गया आज और कोई सैलरी नहीं आई है। हमारी अगस्त की सैलरी कब आएगी यही नहीं पता है, तो सितंबर की सैलरी का क्या पता? आप लोग को सैलरी नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? हमें अगर सैलरी नहीं मिलेगा तो हमें मजबूर होके हड़ताल करना पड़ेगा, जिससे कि अस्पताल का कार्य बाधित होगा, और हम चाहते नहीं है कि ऐसा निर्णय हमें लेना पड़े। किसके लिए आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या मांग है? हमारी समस्या ये है कि हम पिछले 2 महीने से लगातार दिनों रात ड्यूटी कर रहे हैं अपनी पूरी निष्ठा से, और हमारी सैलरी 2 महीने से 1 पैसे की भी नहीं मिली है। और हम जब भी जाते हैं यहाँ पे बात करने सैलरी के लिए, तो हमें बोला जाता है कि आपकी सैलरी अभी आएगी, कल आएगी, और यूपी के सारे कॉलेजेस में सभी की सैलरी आ चुकी है, बस यही एक ऐसा कॉलेज है जो हमें अभी तक सैलरी नहीं दिया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार पूरा हॉस्पिटल प्रशासन है। आपका सैलरी आखिर में कहाँ रुका हुआ है? ये बताने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। कभी कह रहे हैं कि लखनऊ से रुका है, कभी कह रहे हैं कि प्रिंसिपल सर से रुका है, कभी कुछ और बता रहा है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी कि हमारा अगर सैलरी नहीं मिलता है तो हमें मजबूर होके हमें अपना काम रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम बिना सैलरी के काम नहीं कर पाएंगे। कुल कितने लोगों की सैलरी रुकी है? लगभग 70 से 80 लोगों की सैलरी रुकी हुई है यहाँ पे, जूनियर रेजिडेंट की। मेरा नाम डॉक्टर अजहर सिद्दीकी है। कानपुर में हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अनुशासनहीनता का मामला सामने आया है, जिस पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 11 छात्रों को मिड सेमेस्टर से निष्कासित कर दिया है। बताया गया कि सीनियर छात्रों को नमस्कार न करने पर छात्रों के 2 गुटों में नशे में जमकर मारपीट हुई। सभी छात्रों को अगले 15 दिनों तक यूनिवर्सिटी कंपाउंड में बागवानी करने की सजा सुनाई गई। स्टूडेंट अफेयर्स के प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह ने बताया है कि जांच में प्रथम दृष्टया 11 छात्र दोषी पाए गए, उन सभी पर निष्कासन की कार्रवाई की गई है। देखिए, चूंकि वो घटना का अगर उसमें जाएंगे, जेनेसिस में जाएंगे, तो वो घटना गुरुदेव पैलेस के पास उनके हो रही थी। आपस में जो भी उनके विवाद रहे हों, फिर वो घटना बढ़ते बढ़ते विश्वविद्यालय के छात्रावास परिसर तक आ गई। जिस छात्र को की पिटाई हुई है वो भी बाहरी है, बचाने वाले भी सब बाहरी हैं, कुछ पीटने वाले भी बाहरी हैं। तो वो तो काम का हमारे परिसर को बदनाम करने के लिए हो रहा है, अदरवाइज इनका अपने आपसी विवाद है। अभी ऐसा आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों के माध्यम से मालूम पड़ा कि उनके बीच में किसी बात पे विवाद था। उनको दंड भी दिया गया? हाँ, दंड दिया गया। कितने बच्चों से क्या दंड दिया गया? देखिए, टोटल 11 छात्र हैं, उनमें से एक छात्र की भूमिका भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है और जांच अभी जारी है। प्रथम दृष्टया जो हमको मिला था उसके आधार पर हमने 11 छात्रों को फिलहाल दंडित किया, उसमें एक छात्र को भी रोक रखा। कानपुर में कोटेदारों को कमीशन न मिलने पर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के जिलाध्यक्ष जिला पूर्ति अधिकारी से मिले, जहां उन्होंने अधिकारी को कोटेदारी की समस्या से अवगत भी कराया। उन्होंने बताया कि पिछले 5 महीनों से कोटेदारों को कोई कमीशन नहीं मिला है, साथ ही ज्वार और बाजरा जो बांटा गया उसका पैसा भी नहीं दिया गया है। वहीं कोटेदारों की समस्या सुनने के बाद जिला पूर्ति अधिकारी ने जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। मेरा नाम अरुण कुमार मिश्रा है और मैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन का कानपुर जिला अध्यक्ष हूँ। आज ज्ञापन डीओसी साहब को संबोधित था, क्योंकि हम लोगों का पिछले 5 माह का कमीशन लगभग नहीं आया है और कोटेदार की आर्थिक स्थितियाँ गड़बड़ हो रही हैं। और जुंडी बाजरा जो बांटा गया था, ज्वार बाजरा, उसका भी पैसा नहीं आया लगभग। उसका तो शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा समय हो रहा है। और अभी इसी संबंध में वार्ता की गई, ज्ञापन दिया गया, तो डीएसओ साहब द्वारा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7।